Hello everyone, how are you? I'm fine and I hope you also fine and you are doing good. So my dear students, in previous video we have discussed chapter 2 of class 9, Socialism in Europe and the Russian Revolution, in which I told you that in first part we will be doing Socialism in Europe and in second part the Russian Revolution. Fine. And we have discussed in previous video some ideologies like liberals, radicals, and conservatives. Along with it, we have discussed some idea of socialism and we have discussed about कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो आई इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ उसने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया और किस तरीके से सोशल चेंज आया रशिया में एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. Now we are going to cover rest of the part of the chapter. In second video, we are going to discuss about the support for socialism. कि socialism को किस तरीके से लोगों ने support किया. And then we will be discussing about Russian Revolution. Russian Empire कैसा था 1914 में and economy and the society. We will be discussing in this video. So let's proceed. तो एज आई टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो कि सोशलिज्म जो है वो आ चुका था रशिया के अंदर. तो किस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया सोशलिज्म को बेसिकली इन रशिया. तो बेसिकली जब ये सोशलिज्म आया एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज सोशलिज्म, राइट. सो 1870 तक सोशलिस्ट आइडिया जो थे वो थ्रू आउट यूरोप स्प्रेड हो चुके थे एंड टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स यानी कि सोशलिस्ट जो पीपल थे जो लोग सोशलिस्ट को प्रमोट करना चाहते थे सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे उन्होंने क्या किया इसको स्प्रेड करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी को एस्टैब्लिश किया सो दैट दे कैन कोऑर्डिनेट एंड दे कैन वर्क इन यूनाइटेड वे, राइट. और उसका नाम उन्होंने रखा इंटरनेशनल बॉडी का सेकेंड इंटरनेशनल. फाइन. इसमें सभी सोशलिस्ट शामिल थे, सभी सोशलिस्ट इसके मेंबर्स थे. एंड देन जो वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी के उन्होंने भी अपने अपने एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिया टू फाइट फॉर देयर वेल बीइंग. ओके, कि किसी तरीके से उनको बेटर लिविंग कंडीशन मिले, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले, बिकॉज बिफोर दिस दे वर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड गेटिंग लो वेजेस. तो उसको अपोज करने के लिए उन्होंने अपने अपने एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दिए एंड दे डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट. तो मेन इशू क्या था उनकी एसोसिएशंस बनाने के पीछे का मुद्दा जो था वो था कि उनको वर्किंग आवर्स जो थे वो रिड्यूस कराने थे एंड एट द सेम टाइम दे वर नॉट गिवन प्रिविलेज टू राइट टू वोट. तो उन्हें वो राइट टू वोट चाहिए था, इसीलिए उन्होंने एसोसिएशंस फॉर्म किए. एंड इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दैट इज एसपीडी एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स. तो बेसिकली ये एक चैलेंज भी था वहां के वर्कर्स के लिए कि किस तरीके से वो राइट टू वोट विन करे और पार्लियामेंट में अपनी सीट्स अवेलेबल कराए. तो एक्चुअली में सोशलिस्ट कभी विन तो नहीं किए, यानी कि वो 1914 तक वो सक्सीड नहीं हुए अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए. अपनी गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस उनको नहीं मिली, बट हाँ उनका स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन वाज देयर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड दिस वे दे शेप्ड द legislation. But government continued to be run by conservatives, liberals and radicals. सोशलिस्ट ने एक इम्पैक्ट तो डाला था, लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नमेंट थी दैट वाज स्टिल रन बाय कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल पीपल. लेकिन ये यूरोप का कंडीशन था, बट रशिया में इससे रिवर्स थी कंडीशन, राइट. जो इम्पैक्ट सोशलिस्ट ने, आई टोल्ड यू कि सोशलिस्ट कुड नॉट विन द गवर्नमेंट, राइट. गवर्नमेंट तो वो रन नहीं कर पाए गवर्नमेंट को, दो दे हैव इम्पैक्टेड अ पार्लियामेंट अ लॉट. लेकिन रशिया में इसके रिवर्स कंडीशन थी क्योंकि सोशलिस्ट यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे और काफी इम्पैक्ट भी था उनका एंड दे विन. यानी कि सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन. तो यहाँ पे यूरोप की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ रशिया की बात कर रहे हैं. पूरे यूरोप में सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, बट रशिया में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है. तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू 1917 में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई. मोनार्की का फॉल डाउन हुआ फरवरी 1917 में एंड इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन. जो भी इवेंट्स हुए अक्टूबर में, चेंजेस जो भी हुए, रैपिड चेंजेस हुए
एकदम। तो उनको हम कहते हैं, उन सीरीज को हम कहते हैं, उन इवेंट्स को हम कहते हैं, अक्टूबर इवेंट्स को, रशियन रेवोल्यूशन। फॉल ऑफ मोनार्की हुआ 1917 में, एंड आफ्टर दैट जो 1914 में जार निकोलस सेकंड who ruled Russia and its empire. So beside territory around Moscow, the Russian Empire including current day, यानी कि जो current day, जो at present आपके Moscow, Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine and Belarus. So यहाँ पे इनका stretch हुआ, इन्होंने रशिया ने stretch किया to the Pacific, comprised today Central Asian state as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan, तो यहाँ वाली स्टेट पे इन्होंने ऑक्यूपाई किया। और मेजर यहाँ पे अगर हम रिलीजन की बात करें रशिया में, तो यहाँ रिलीजन था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। फाइन। सो बेसिकली बट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के साथ साथ यहाँ पे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिज्म भी था। So these were the religion of Russia. Now we will talk about economy of Russia. So we have discussed that Russia का जो 85% population था, they were dependent on agriculture for earning. Fine. 85%. Can you imagine the situation कि agriculture इतना important था उनके लिए कि 85% people were running their life with agriculture. That's why socialism was so important for them. बिकॉज वर्किंग क्लास था, पुअर क्लास था बहुत ज्यादा वहां पे। हाँ, वो बात अलग है कि पीजेंट्स में भी वेरिएशंस था, सम वर पुअर, सम वर रिच, सो विल डू दिस लेटर ऑन। सो बेसिकली मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में इतना हाई प्रोपोर्शनेट नहीं था पीजेंट्स का जितना कि रशिया में था। रशिया में 85% पॉपुलेशन वाज कंप्राइजेज ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट फार्मर्स, यू कैन से। फ्रांस और जर्मनी में 50 और 40% था, यानी कि फ्रांस में 40% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड इन जर्मनी 50% पीपल वर फार्मर्स। सो आप देख रहे हैं कि रशिया में कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। सो इन द एम्पायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस फॉर मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन एट दैट टाइम। सो इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, तो इंडस्ट्रीज तो बहुत कम थी रशिया में, एंड प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज जो यहाँ के थे, they were St. Petersburg and Moscow. But large factories existed alongside craft workshop, and there were many factories uh, who set up in 1890s when Russia railway network was extended and foreign investment in industries increased. रेलवे का जब एक्सपेंशन हुआ था ना, तब 1890 में जाकर के यहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होना शुरू हुई, कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, एंड एट द सेम टाइम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे इंक्रीज होने के साथ साथ इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई। कॉमन जो ग्रोथ वाले सेक्टर्स थे, या जैसे कि कोल प्रोडक्शन यहाँ पे डबल हो गया, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया। 1900 में इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, एंड देन द टाइम ड्यूरेशन वाज वेरी लॉन्ग। वर्कर्स का जो टाइम ड्यूरेशन था वो बहुत ज्यादा लॉन्ग था। सी ऐसा क्यों था? बिकॉज जो इंडस्ट्रीज थी दे वर मोस्टली इन प्राइवेट ओनर्स हैंड, सो दे वर सिंगल हैंडेड या वन मैन शो आप कह सकते हैं उसको। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी फैक्ट्रीज को टू इंश्योर मिनिमम वेजेस टू बी गिवन एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। तो लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, खूब तरीके से, मतलब अपने प्रॉफिट गेन के लिए, अपने गेन के लिए उन्होंने रूल्स को ब्रेक किया। और जो छोटी छोटी वर्कशॉप, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी थी, समटाइम्स वर्कर्स को 15 आवर्स के लिए काम करना पड़ता था, एंड दैट टाइम सैलरीज वर आल्सो वेरी लो टू द फार्मर्स। अच्छा, क्या ना वर्कर्स को भी डिवाइड कर दिया गया था सोशल ग्रुप्स में। तो बेसिकली दे वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। जो मेटल, इसका मतलब क्या है स्किल्स पे, कैसे जो मेटल वर्कर्स होते थे ना, जिन्हें मेटल का काम आता था, तो उनको माना जाता था दैट दे आर द स्किल्ड वन, है ना, स्किल्ड है उनके पास बहुत ज्यादा। तो मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रीकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। तो देख रहे हैं आप कि वो खुद को, जो मेटल वर्कर
थे या मेटल वर्क करने में स्किल्ड थे, वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे बाकी सब लेबर्स के बीच में, बाकी सब वर्कर्स के बीच में। सो क्योंकि ये जो ऑक्यूपेशन था मेटल वर्कर्स, टू बी अ मेटल वर्कर, इट नीड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, राइट? एंड at the same time, women also used to work in factories. 31% women were involved in labor force by 1914. But इसके बावजूद वुमेन को जो है वो सैलरी बहुत कम दी जाती थी एज कंपेरेटिव टू मेन, ऐसा बोल करके कि दे हैव सम लेस पोटेंशियल देन मेन, तो उनको इस तरीके से कम वो दी जाती थी। तो व्हाट हैपेंड, अब इस तरीके से क्योंकि एग्री करते थे लोग इस डिस्क्रिमिनेशन को या वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, सो दे ऑफन स्ट्राइक व्हेन दे डिसएग्रीड अबाउट डिसमिसल एंड वर्किंग कंडीशन। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ, अब आपने देखा कि ऑल्दो दे वर हैविंग डिफरेंसेस अमंग देमसेल्फ, वर्कर्स में भी डिफरेंसेस थे, उनको डिवाइड कर दिया गया था, बट स्टिल वो क्या करते थे, अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेकर के एक साथ अपोज भी करते थे। सो दीज स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1896, 97 एंड इन मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 में ही शुरू हो गया था उनका जो स्ट्राइक करना था, और उसके बाद मेटल इंडस्ट्री में 1902 में उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड बच्चा, जो कंट्री साइड थी ना, वहां पे पीजेंट्स जो थे वो मोस्ट ऑफ द लैंड को कल्टीवेट करते थे, बट नोबेलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज, उनके पास बड़े बड़े प्रॉपर्टीज थे, फाइन, लाइक वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, they too were divided and they were also deeply religious। ठीक है, जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो लोग भी डीपली रिलीजियस थे, बट except in few cases they had no respect for nobilities। नोबेलिटी के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं था। नोबल्स को जो पावर मिला हुआ था वो इसलिए मिला हुआ था बिकॉज दे यूज्ड टू वर्क फॉर किंग, जार के लिए वो काम करते थे, उनको लोकल पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लोकल लोगों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया था कि उनको पॉपुलैरिटी मिली थी। दे वर एंजॉयिंग पावर बिकॉज दे वर डूइंग वर्क फॉर जार, इसीलिए उन्हें पावर और पोजीशन मिला हुआ था। सो दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अबेसियास और भी हमने थिंकर्स के बारे में, फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा था। दो दे बिलोंग टू नोबेलिटी एंड क्लरिजी क्लास, बट स्टिल दे फॉट फॉर वर्किंग क्लास, दे फॉट फॉर थर्ड स्टेट। लेकिन रशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं था, रशिया में नोबल क्लास ने कभी इनको सपोर्ट नहीं किया, वर्कर क्लास को, तो वो रिस्पेक्ट इनको नहीं मिला विच वॉज गिवन इन फ्रेंच। तो वॉट दे वॉन्ट इन रशिया कि नोबल्स का जो लैंड है वो फार्मर्स को दे दिया जाए, and Russian peasants pooled their land together periodically and their commune were divided it according to the needs of individual family। जो भी वो प्रोड्यूस करते थे ना बच्चा, फार्मर्स लोग जो पूल करते थे बेसिकली लैंड को, जो वो एक साथ कल्टीवेट करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने मीर होता था, जो भी प्रोडक्शन वो करते थे उसको मेर कहते थे उस वक्त, तो उसको अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली नीड्स, उसको डिवाइड कर दिया जाता था प्रोडक्शन को। सो इट वॉज अमेजिंग, राइट, बिकॉज देखो कलेक्टिवली वो काम करते थे और कलेक्टिवली जो भी प्रोडक्शन आता था वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। नाउ सोशलिज्म इन रशिया, बच्चा 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी ना वो रशिया में इलीगल थी एक्चुअली। सो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 by socialists who respected Marxist ideas, right? तो ये मैंने अभी ट्रेडिशन के बारे में बताया कि किस तरीके से ये जो ट्रेडिशन था ये डिस्ट्रीब्यूट करने का लैंड, तो ये सब हमने पढ़ा और हमें लगा भी कि ये बहुत अच्छा है कि मोर क्विकली, एक्चुअली रशिया में ऐसा माना गया कि जो सोशलिज्म है वो बहुत क्विकली काम करेगा rather than other countries। अच्छा, अभी तक हमने जो रशिया के बारे में बात की, सोशलिज्म के बारे में बात की, हमने स्ट्राइक्स के बारे में बात की, वो सारी हमने वर्कर्स के बारे में बात की थी, हमने पीजेंट्स की बात ही नहीं की। बट कुछ साइंटिस्ट को, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को रशिया में ये लगने लगा
कि ये जो वर्क हो रहा है, बिकॉज 85% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो उन्हें लगा कि 85% पॉपुलेशन जो है वो पीजेंट है, तो मेन फोर्स यहाँ का क्या है, पीजेंट। तो मेन फोर्स अगर हम रेवोल्यूशन का पीजेंट्स को रखें तो यहाँ पे सोशलिस्ट जो है वो मोर क्विकली आएगा, यहाँ पे वर्क करेगा रादर देन अदर कंट्रीज। तो सोशलिस्ट एक्टिव थे कंट्री साइड में थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900 and this party demanded that land of nobles should be transferred to peasants, की जो nobles की लैंड है उनको पीजेंट्स को दे दिया जाए। इससे पहले क्या हो रहा था, स्ट्राइक की जा रही थी, वर्कर्स अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे और वर्किंग आवर्स के लिए बोला जा रहा था कि कम किया जाए, वेजेस के लिए बोला जा रहा था। अब कंसंट्रेशन आ गया कि नोबल्स अपनी लैंड को जो है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दें एंड पीजेंट्स विल वर्क ऑन दीज लैंड्स एंड दे विल शेयर देयर प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। सो ये अब चेंज एक आया रशिया के अंदर। अब देखो हर जगह पे डिस्प्यूट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा डिस्प्यूट ये कि लेनिन हु वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, राइट, तो अब ये डिमांड की जाने लगी थी कि नोबल्स की लैंड पीजेंट्स को दे दी जाए। हाउएवर सोशल डेमोक्रेट्स जो थे दे डिड नॉट एग्री विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स राइट। उनको लगा कि पीजेंट्स के राइट्स जो मांगे जा रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से एग्री नहीं कर रहे थे सोशल डेमोक्रेट्स, राइट। तो लेनिन को लगा कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप एंड हेंस दे कुड बी पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। वो यूनाइटेड ग्रुप एक नहीं हो सकता है सच, बट वो एक पार्ट हो सकता है सोशलिस्ट मूवमेंट का। लेनिन को ऐसा लगा। So Lenin thought that a party should be disciplined and should control the number and quality of its member. Fine. तो लेनिन को ये लगने लगा कि जो पार्टी है वो ज्यादा डिसिप्लिन होनी चाहिए और उनको नंबर जो है नंबर कंट्रोल करना चाहिए पार्टी का, बिकॉज उसको लगा कि 85% जो है पॉपुलेशन वो एंगेज्ड है, वो पीजेंट है, तो हम पूरे सबको ऐसे मेंबर्स नहीं बना सकते ना, तो कंट्रोल ऑफ नंबर होना चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर पे काम करना चाहिए, ठीक है। मेंशेविक्स को ये लग रहा था कि दिस पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, तो लेनिन चाहता था टू वर्क इन अ कंट्रोल्ड वे, पॉपुलेशन कम हो, पार्टी में मेंबर्स कम हो, बट दे शुड बी द क्वालिटी मेंबर्स। बट मेंशेविक्स चाहते थे कि मेंबर्स जो है कोई भी बन सकता है, इट शुड बी ओपन टू ऑल। So that's all for this video. We'll meet in third part of the video, and we will discuss next topic, that is turbulent time, 1905 revolution of Russia. Till then, bye bye.